हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शिक्षक व साहित्यकार अश्विनी त्रिपाठी जी। अश्विनी त्रिपाठी जी से जानेंगे हम साहित्य से संबंधित जानकारी, साथ ही इनकी रचनाएं भी हम सुनेंगे और इनके शिक्षा जीवन के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं हम अश्विनी त्रिपाठी जी से। अश्विनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार। अश्विनी जी, आप साहित्य के क्षेत्र में कब से जुड़े और इससे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं और शिक्षा कहाँ हुई आपकी? जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार त्रिपाठी है और मैं बारां ज़िले से आता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी बारां में ही हुई, जन्म भी वहीं हुआ। और साहित्य में जहाँ तक आने की बात है तो पारिवारिक वातावरण का काफ़ी प्रभाव बच्चे के परवरिश पे पड़ता है। मेरे पिताजी मुझे हिंदी पढ़ाया करते थे, तो वो गा करके कविताओं को सुनाते थे और उसी दौरान वो ये भी बताते थे कि कविताओं की रचना में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। वो खुद भी कुछ लिखा करते थे, हालांकि उनकी कोई पुस्तक तो प्रकाशित नहीं हुई, पर कुछ रचनाएं लिखा करते थे। वो उनको प्रॉपर उतना समय नहीं मिल पाता था कि पुस्तक लायक रचनाएं इकट्ठी हो जाएं, और उनको सहेज कर रखते भी नहीं थे वे। तो ये भी एक कारण रहा। तो वहीं से साहित्य के बीज मेरे भीतर आने लगे, ये कहा जा सकता है। उसके बाद जो है, मुझे हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कविताओं को तोड़ करके उसमें अंत्यानुप्रास और कई अन्य अलंकारों पर मैं विचार करता था, उनको देखता था। और पापा जी की राग रागिनियों में कई बार मैं गाने का भी प्रयास करता था कविताओं को। तो ये पारिवारिक वातावरण का प्रभाव रहा। फिर हमें जो शिक्षक मिले, बच्चे के जीवन पर शिक्षक का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव रहता है, तो शिक्षकों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा उनमें। वहाँ पर भी मुझे हिंदी से विशेष लगाव होने लगा, क्योंकि हमारे शिक्षक भी हमें एक दो ऐसे मिले कि वो हिंदी में काफ़ी डूब करके हमें पढ़ाते थे कविताओं को। तो ये जो पारिवारिक जो वातावरण था, इसी को मैं मानता हूँ, और कुछ ईश्वरीय कृपा भी कुछ होती है। तो शायद मेरा ये भी मानना है कि कविताएं लिखी नहीं जाती, बल्कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रेरणा द्वारा वो लिखवाई जाती हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे महसूस हुआ कि आपको कोई ना कोई रचना के लिए चुना जाता है। हम कई बार ये कह देते हैं, अहंकारवश कहिए या वैसे ही, या तो हमें जानकारी नहीं होती कि ये मैंने लिखा, और उस पर गर्व करने लगते हैं। पर मुझे असल में लगता है कि शायद हमें उसके लिए चुना गया है, या फिर यूं कहें कि समाज की कोई विद्रूपता देखकर, या कहीं कोई ऐसी घटना हमारे आसपास हो जाती है, तो उस पर स्वतः ही लेखनी चल पड़ती है। मन में विचार आते रहते हैं कई दिनों। अच्छा, ये सब कुछ अचानक नहीं होता, मन में कुछ चलता रहता है, उसके बाद अचानक किसी दिन कुछ दो पंक्तियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे वो कविता में तब्दील हो जाती है। अश्विनी जी, आपने राजस्थानी भाषा या हाड़ौती में भी कुछ लिखा? हाड़ौती में लिखने का, देखिए, शुरू में तो मैं हिंदी में लिखना मैंने शुरू किया। बचपन में हमारे जीजा जी ने मुझे डायरी गिफ्ट में दी थी। आपने पूछा था कि आपकी प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आर्मी में थे वे, तो गोवा उनकी पोस्टिंग थी, तो वो हमारे लिए कई सारी चीज़ें लेकर के आए। तो उसमें डायरी भी लाए थे, घड़ी भी लाए थे। तो उन्होंने कहा कि इसे लिखा करो। गांधी जी भी कहा करते थे कि डायरी हमें लिखनी चाहिए। तो उस डायरी में मैं अक्सर जो कविताएं छपा करती थी अखबारों में। आपकी पत्रकारिता का भी काफ़ी बड़ा रोल मैं इसमें मानता हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे जैसे बुधवारी परिशिष्ट आता है, या जो रंगीन अखबार, अब तो पूरा ही रंगीन आने लगा, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में चंपक, नंदन करके पत्रिकाएं भी आया करती थी, तो हम उनमें से कविताएं निकाल करके उस डायरी में लिख लिया करते थे, मेरी बहन और मैं। मुझे थोड़ी मेरी रुचि ज़्यादा थी, वो बाद में फिर कुछ और चीज़ें उसमें कुछ व्यंजन बनाना और चीज़ें वो लिखने लगी, पर मैं कविताओं पर टिका रहा। कई बार चित्र पहेली भी आती थी कि आप ये चित्र देखिए और इस पर 4 पंक्तियां लिख करके हमें भेजिए। तो 1-2 बार हमने भेजा, तो अखबार में मेरा नाम भी उसमें आया कि इन्होंने इस तरह से भेजा है, बचपन की बात है ये। तो वहाँ से भी जो है रुचि जागृत हुई। तो ये सब कारण इसके पीछे रहे, और वो डायरी आज भी मेरे पास है, सहेज कर रखी हुई है। टूटा फूटा उसमें तुकबंदियों से शुरुआत हुई कविताओं की, बाद में समझने लगे, और अब तो देख करके लगता है कि ये हमने उस समय की लिखी हुई कविताएं हैं,
तो अच्छा भी लगता है और हंसी भी आती है कि हमने उस समय बालपन में इस तरह की तुकबंदियाँ की हैं। अश्विनी जी, जो साहित्य के क्षेत्र में जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? साहित्य के क्षेत्र में वैसे तो जो कविताएं हम पढ़ा करते थे कोर्स में, जी तो उसमें मेरा गज़लों में थोड़ा विशेष मुझे रुचि आने लगी बाद में। जी और शुरू में एक घटना और हुई कि मैंने विज्ञान विषय ले लिया कक्षा 11 में आकर के, बायोलॉजी। तो उसमें विज्ञान लेने का अर्थ ये होता है कि आप पूरी तरह से उसमें कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है। तो पिताजी ने मेरी साहित्यिक रुचि को देखते हुए ये कहा कि बेटा अभी इसे आप ब्रेक करें और पहले कुछ नौकरी कर लें, उसके बाद फिर अब वापस से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबी यात्रा है, इसे कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है और इसमें उम्र का कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने परिपक्व होंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे। तो मैंने भी उनकी बात मान ली और उस डायरी को रख दिया और फिर मैं पढ़ाई में लग गया। बाद में जब मेरी नौकरी लगी और मैं स्कूल में था, तो वहाँ पर हिंदी का विषयाध्यापक नहीं था, तो मैं क्लासों में जाने लगा, पढ़ाने लगा। तो वहाँ मैंने जब दुष्यंत को पढ़ाया, कवि दुष्यंत को, शायर को, तो वहाँ से मेरी शायरी में रुचि बढ़ने लगी। और यूँ कहिए कि पहले मेरे प्रेरणा स्रोत गज़ल के क्षेत्र में तो दुष्यंत को ही मैं मानता हूँ। उसके बाद डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब हैं, आदम गोंडवी जी हैं, और भी कई नाम हैं इसमें। तो ये इनको मैं अपना गज़ल के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। अश्विनी जी, आपने किस किस विधा में लिखा और कितना अब तक लिख चुके? जी बिल्कुल, आपके एक प्रश्न का जवाब रह गया था। राजस्थानी में भी मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में जब ये विचार किया कि हम हिंदी में तो लिख रहे हैं, मेरी पुस्तक भी आ गई गज़लों की 2020 में, और अभी हाल ही में 2021 का उसको राजस्थान साहित्य अकेडमी से जो है सुमनेश जोशी पुरस्कार से उसे नवाजा गया। तो मैंने ये विचार किया कि हम जब हिंदी में लिख रहे हैं और राजस्थान में पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी बनता है और ये होना भी चाहिए। मायड़ भाषा में हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा, कोई दूसरे प्रदेश से तो आएगा नहीं। तो मैंने अभी कुछ गज़लें, 4-5 गज़लें मेरी जो है मैंने मायड़ भाषा में भी राजस्थानी में लिखी हैं। अभी वो कहीं प्रकाशित तो नहीं हुई, पर अभी वो काम थोड़ा सा धीरे चल रहा है। जैसे ही वो पूरा होगा तो पुस्तक रूप में वो सबके सामने होगी वो किताब। मैं गज़लें भी लिखता हूँ, कुछ लघु कथाएँ मैंने लिखी हैं, 1-2 राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित हुई हैं, और इसके अलावा गीत भी मैंने लिखे हैं 3-4। तो ये मेरी विधाएँ। कुछ मुक्तछंद की कविताएँ भी लिखी हैं 15-20। अश्विनी जी, आप अपनी कविताएं अपने दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल। इस गज़ल में मैंने इस गज़ल को समर्पित किया है हमारे जो अग्रज हैं, अग्रज पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, और सूखी पत्तियों के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है। पता नहीं कहाँ तक सफल हुआ हूँ, वो दर्शक बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि खाद बन जाती हैं खुद को वार सूखी पत्तियाँ, खाद बन जाती हैं खुद को वार सूखी पत्तियाँ, हैं नई पीढ़ी की खिदमतगार सूखी पत्तियाँ। खाद बन जाती हैं खुद को वार सूखी पत्तियाँ, हैं नई पीढ़ी की खिदमतगार सूखी पत्तियाँ, और वक्त रहते कोंप लो उनकी नसीहत मान लो, वक्त रहते कोंप लो उनकी नसीहत मान लो, जानती हैं मौसमों की मार सूखी पत्तियाँ, जानती हैं मौसमों की मार सूखी पत्तियाँ, और कुछ किताबों में सनद बनकर रखी हैं प्यार की, कुछ किताबों में सनद बनकर रखी हैं प्यार की, और कुछ दीवानों के लिए पतवार सूखी पत्तियाँ, कुछ दीवानों के लिए पतवार सूखी पत्तियाँ, और है नदी जीवन। यहाँ पर एक बिंब देने की कोशिश की है, नदी के माध्यम से जीवन को समझाने की कोशिश की है कि है नदी जीवन कि जिसके 2 किनारों पर खड़े, है नदी जीवन कि जिसके 2 किनारों पर खड़े, पौध है इस पार तो उस पार सूखी पत्तियाँ, पौध है इस पार तो उस पार सूखी पत्तियाँ, और था जवानी का नशा, था जवानी का नशा तब ये कहा दरवेश ने, था जवानी का नशा तब ये कहा दरवेश ने, जेब में रखा करो 2-4 सूखी पत्तियाँ, जेब में रखा करो 2-4 सूखी पत्तियाँ। अश्विनी जी, गज़ल जो पहले उर्दू विधा में लिखी जाती थी, आज हिंदी विधा में भी जी लिखी बिल्कुल। जा रही है,
तो कितना मतलब अग्रणी मानते हैं आप इस समय हिंदी गज़ल को? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका गज़ल से जुड़ा हुआ, और जब हिंदी गज़ल की बात आती है तो ये एक बहुत ही बड़ा और एक तरह से यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा होता है कि हिंदी और उर्दू गज़ल में क्या अंतर है। देखिए, अंतर तो विशेष, मैं छोटा हूँ अभी उम्र में, पर फिर भी जो मैंने महसूस किया है अंतर उसमें थोड़ा सा ये है कि उर्दू गज़ल में जहाँ तक केवल प्रेम की बात की जाती है, आदम गोंडवी साहब ने कहीं कहा भी है, और चूंकि दुष्यंत, जिसको हम हिंदी गज़ल का प्रणेता मानते हैं, दुष्यंत की केवल एक ही पुस्तक है और उसमें चंद गज़लें हैं, लेकिन ये मानिए कि उसका 67वां संस्करण मैंने ख़रीदा है। यानी कि केवल उसके पहले गज़ल, दुष्यंत के पहले की हम बात करें तो गज़ल केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच का एक संवाद मात्र हुआ करता था, केवल प्रेम, और ये कहें कि संयोग श्रृंगार की उसमें बात की जाती थी, थोड़ी बहुत वियोग श्रृंगार की भी बात होती थी, पर ले दे के वो श्रृंगार के इर्द गिर्द ही वो चीज़ घूमा करती थी। परंतु दुष्यंत और उसके बाद के जो हिंदी गज़लकार आए, उन्होंने इसको वहाँ से उठा करके और सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रतिस्थापित कर दिया। समाज को उठा करके गज़लों में रखना, समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने की तरफ भी संकेत करना। आदम गोंडवी साहब ने कहीं कहा है कि जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो यही हमें लग जाता है कि हम जो गज़ल केवल माशूक के बारे में कहा करते थे, उसको क्यों ना हम विद्रूपताओं पर, क्यों ना हम सामाजिक ताने बाने पर गज़ल कहें। तो हिंदी गज़ल इस मायने में मैं उर्दू गज़ल से बेहतर मानता हूँ। हालांकि यहाँ मैं उर्दू गज़ल को कमतर नहीं कर रहा हूँ, पर हिंदी गज़ल को इस वजह से बेहतर मानता हूँ कि सामाजिक विद्रूपताओं पर ये जो प्रहार करती है, हमें जो समाज का आईना दिखाती है, और कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो कार्य हिंदी गज़ल बखूबी पूरा कर रही है। और हिंदी गज़ल में कई बड़े नाम और भी हैं। हरे राम समीप जी ने काफ़ी इसका अध्ययन किया है, और उनका अभी हिंदी गज़ल कोश भी यहाँ पर आया है। इसमें डॉक्टर भावना जी काफ़ी काम कर रही हैं। हमारे कोटा में डॉक्टर हल्दर साहब काफ़ी, इन्होंने इनके दो गज़ल संग्रह और एक दोहा संग्रह आ चुका है। और भी कई नाम हैं, कई नाम मैं हो सकता है इस समय ले नहीं पा रहा हूँ। जहाँ तक देश भर की बात करें, उनमें KP अनमोल साहब हैं, नज़्म सुभाष हैं, इसके अलावा अभिषेक सिंह हैं। तो ऐसे कई तमाम नाम हैं जो हिंदी गज़ल के धीरे धीरे बड़े नाम बनते जा रहे हैं। और हिंदी गज़ल का जो भविष्य है उसको मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ कि वो अच्छी दिशा में अग्रसर है, और आने वाले समय पर हिंदी गज़ल में और भी कई नए प्रयोग होंगे, और वो फेसबुक पर तो देखे ही जा रहे हैं, मल्टीमीडिया, इस पे सोशल मीडिया पर। आने वाले समय में अभी हाल ही में जो हिंदी गज़ल कोश आया है, उस हिंदी गज़ल कोश में उसका कारण ये भी था, हरे राम समीप जी से जब मेरी बात हुई तो जो शोधार्थी विद्यार्थी हैं जो PhD करते हैं, तो उनको हिंदी गज़ल का काफ़ी कुछ जो मैटर है वो मिल नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर भावना का हिंदी गज़ल कोश आया, अविनाश भारती का हिंदी गज़ल कोश आया जो बिहार से हैं, हरे राम समीप जी जो दिल्ली के निकट से हैं और बेंगलोर भी कभी कभी रहते हैं। तो 3 बड़े हिंदी गज़ल कोश आए हैं। तो इससे जो गज़ल के शोधार्थी हैं उनका बहुत भला हो सकेगा, और हिंदी गज़ल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है जहाँ तक मुझे लगता है। अश्विनी जी, जब आपने साहित्य लिखना शुरू किया था, अपनी काव्य रचनाएं लिखनी शुरू करी, उस समय जब कभी आपकी पत्र पत्रिकाओं में जो ये छपती, आकाशवाणी में कहीं से प्रसारण हुआ होगा, कैसा लगता था आपको, कैसा महसूस होता था पहली बार? हाँ, पहली बार किसी भी कविता का छपना, मेरी पहली कविता जो छपी थी वो सन तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक उपेक्षित करके मेरी मुक्तछंद की कविता थी जो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से पत्रिका आती है वागर्थ, उसमें वो छपी थी। और मैं कवि सम्मेलनों में बहुत जाया करता था पहले, और वीर रस में भी मैं कविताएं लिखा करता था। और मंचों का मुझे एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय मंच अच्छे लगते थे, मंचों पर कविता पढ़ना, वो सामने जो तालियां बजा करती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि थोड़ा सा हम साहित्यिक भी, मुझे कई मित्रों ने कहा कि तुम जो लिखते हो तुम्हारी भाषा शैली में साहित्य झलकता है। हालांकि मंचों पर भी जो बोला जाता है, पढ़ा जाता है, वो भी साहित्य है, वाचिक परंपरा है और ये लिखित परंपरा है। तो कुछ मित्रों ने मुझसे कहा, ख़ास तौर से मैं एक नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर ओम नागर, जो हमारे 12 के अंताना से ही हैं, अभी मुंबई में भी हैं, पत्रकारिता में भी पहले उन्होंने कोटा में काफ़ी काम किया है। उन्होंने मुझे इस लिखित परंपरा की तरफ मार्गदर्शन मेरा किया। उन्होंने कहा कि अश्विनी, तुम जो कविताएं लिखते हो इन्हें कहीं छपने भी भेजो और कुछ पुस्तक के बारे में भी
सोचने का प्रयास करूं। तो मैंने उनकी बात को गांठ बांध लिया और मैंने प्रयास किया, कई बार कविताएं भेजी, रिजेक्ट भी हुई। पहले रिजेक्शन ही मिलता है कहीं से भी, तो कविताएं रिजेक्ट हुई। उसके बाद जब छपने लगी तो समकालीन भारतीय साहित्य जो नई दिल्ली से अपने साहित्य अकेडमी की पत्रिका है द्वैमासिक, उसमें भी मेरी गज़लें छपी। इसके अलावा हंस में छपी, इसके अलावा अपने आहा ज़िंदगी में छपी, राजस्थान साहित्य अकेडमी मधुमती की पत्रिका में छपी, हरिगंधा जो हरियाणा साहित्य अकेडमी की पत्रिका है उसमें छपी। तो देश की तमाम अच्छी पत्रिकाओं में, तो उससे मैं संतुष्ट भी हूँ। उससे केवल ये लगता है, ये छपास नहीं है, केवल ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या कहीं हम पथ भ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। केवल हम थोड़ा सा जब कविता कहीं छपती है तो खुशी होती है और एक ये एहसास होता है कि हमारी दिशा सही है। अश्विनी जी, आपने काव्य मंचों से काव्य पाठ भी किया जी। आज ये देखा जाता है कि कई मंचों से फोड़ता परोसी जाती है और वह कुछ समय के लिए जनता को आप प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसी फोड़ता आनी चाहिए क्या? बिल्कुल, आपका ये जो समसामयिक प्रश्न है और वर्तमान में तो ये बहुत ज़्यादा है। असल में कहीं मैंने पढ़ा था जब मैं एमए कर रहा था, उसी में एक शोध पत्रिका मेरे हाथ लगी, तो उसमें वर्तमान की कई चीज़ें थी, तो नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उसमें कहीं ये था कि कवियों ने श्रोताओं के कान खराब कर दिए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कवियों को भी दोषी मानता हूँ, कहीं ना कहीं मैं आयोजकों को भी दोषी मानता हूँ। आजकल कवि सम्मेलन के बैनर पे कई बार केवल यही लिख दिया जाता है हास्य कवि सम्मेलन। उसमें डिमांड होती है कि आपको ये इस तरह की कविताएं पढ़नी है। जब कवि मंच पर जाता है तो उसमें कई सारे फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं। हालांकि कवि पर कोई फ़िल्टर काम नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी कवि की भी कई मजबूरियां होती हैं, ख़ासतौर से वो कवि जो उस व्यावसायिक कवि है, यानी कि ये कहें कि जो कवि सम्मेलन से होने वाली आमदनी पर निर्भर है, उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ जाते हैं। और इस वजह से भी जो आयोजकों की मांग होती है, जो सामने बैठे श्रोताओं की मांग होती है, तो वहाँ पर इस तरह की कविताएं उनको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये समझौता कभी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं व्यावसायिक कवि हूँ नहीं और करना भी नहीं चाहिए इस तरह से, क्योंकि ऐसा करने से मंच खराब होता है। और आगामी भी एक चीज़ और मैंने देखी सर, कि कवि सम्मेलनों में जब हम कवि सम्मेलन करके आते हैं, कई बार सबसे ज़्यादा तालियां जिस कविता पर बजती हैं या जिस संचालक और कवित्री की नोक झोंक पर बजती हैं, या बहुत तालियां बजाई जाती हैं, हुजूम खड़ा हो जाता है तालियों का, लेकिन 4 दिन बाद अगर पूछा जाए तो कविता श्रोताओं को, जो वास्तविक श्रोता हैं, उनको वही कविता याद रहती है जिसमें कोई ना कोई संदेश था, जिसमें कोई ना कोई बात थी। तो अभी भी कवि सम्मेलनों के मंचों को पूरी तरह से मैं उन्हें ख़राब नहीं मानता। हाँ, कई जगहों पर श्रोताओं की डिमांड होती है, कई जगह तालियां कम बजने पर आयोजक उन पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आपने अपना पेमेंट जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया। तो कई सारी, उसका एक अपना अलग मनोविज्ञान है, तो वो भी लेकिन अपनी जगह सही है। उसमें कई लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, पर फिर भी कवि सम्मेलन जो ख़ास तौर से इंडोर होते हैं, और कई आउटडोर कवि सम्मेलन भी, मैंने बहुत अच्छे कवि सम्मेलन किए हैं, और वहाँ पर भी श्रोता, जहाँ श्रोता अच्छे हैं वहाँ अच्छी चीज़ पर तालियां बजती हैं। जहाँ श्रोता थोड़े से हास्य वाले हैं या वो ये मानसिकता लेकर के आए हैं, आजकल का हमारा दैनिक परिवेश ऐसा हो गया कि हम काम के दबाव के चलते हम काफ़ी टेंशन लेकर के जाते हैं और हम चाहते हैं कि कोई हमें हंसा दे। तो ये भी एक कारण है कि हास्य कवि सम्मेलन बढ़ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह से हंसना है, तो उसमें कई बार प्रयास ऐसी दिशा में चले जाते हैं कि उसको एक अच्छा श्रोता पसंद नहीं करता। ये मनोविज्ञान वहाँ का है। अश्विनी जी, अब कौन सी आपकी पुस्तक आने वाली है साहित्य के रूप में? अभी मेरी जो पुस्तक एक आ चुकी है, हाशिए पर आदमी नाम से मेरी किताब 2020 में आई थी, और अभी मेरा एक गज़ल संग्रह चल रहा है। अभी लगभग 50-60 उसमें गज़लें हो गई हैं, तो अभी नाम तो उसका कुछ डिसाइड नहीं किया है, पर आगामी 1-आध साल में मेरी करीबन 2 या 3 किताबें आएंगी। राजस्थानी गज़ल पर काम चल रहा है, हिंदी गज़ल की लगभग आधी से ज़्यादा किताब हो गई है, और मुक्त छंद की कविताओं पर भी काम जारी है। तो ये कोई आपका पुरस्कार या कोई इस तरह का? जी, मुझे अभी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाशिए पर आदमी जो मेरी पहली पुस्तक थी 2020 में जो आई,
उस पर मुझे राजस्थान साहित्य अकेडमी की तरफ से 2021 का सुमनेश जोशी पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, जो प्रथम कृति पर ही दिया जाता है। तो अभी हाल ही में पिछले 3 सालों के जो कोरोना पीरियड के ड्यू पुरस्कार चल रहे थे वो सब इकट्ठे दिए गए 3 वर्षों के, तो उसी में वो भी मुझे मिला था। और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला हुआ है, और पुरस्कारों में तो केवल यही है। बाकी पुरस्कारों की जहाँ बात आती है तो मुझे हमारे गुरुदेव जिन्होंने मेरी इस किताब की भूमिका लिखी, आदरणीय स्वर्गीय कुंवर बेचैन साहब, तो वो कहा करते थे, उनसे मेरी फ़ोन पर काफ़ी बातचीत हुई उन दिनों, तो उन्होंने एक बार मुझे कुछ 1-2 पंक्तियाँ उनकी गज़ल की सुनाई थी कि सिर्फ दीवारें नहीं कुछ द्वार भी पथ रोकते हैं। कि क्या क्या चीज़ें पथ रोकती हैं, हमारे रास्ते को रोकती हैं। कि सिर्फ दीवारें नहीं कुछ द्वार भी पथ रोकते हैं, खिड़कियों से झांकते श्रृंगार भी पथ रोकते हैं। खिड़कियों से झांकते श्रृंगार भी पथ रोकते हैं। और तीसरी पंक्ति थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वरना तो ये हार ये पुरस्कार भी पथ रोकते हैं। तीसरी पंक्ति थोड़ा सा दिमाग से निकल रही है, तो उन्होंने ये वहीं पर मुझसे कह दिया था कि तुम्हारी अभी शुरुआत है और थोड़ा सा इनसे बच कर के चलना, और अगर मिल भी जाए तो ठीक है, ना मिले तब भी हम इसके लिए तो लिख भी नहीं रहे हैं और लिखना भी नहीं चाहिए। अश्वनी जी, आपका साहित्य का जो लेखन अनवरत जारी रहेगा, क्या मानते हैं आप? जी देखिए, ये होना तो यही चाहिए कि अनवरत जारी रहे, और आपका आशीर्वाद रहा और श्रोताओं का आशीर्वाद रहा तो अनवरत जारी रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, और ईश्वर करे कि अगली बार हमारी इस तरह से मुलाकात हो तो मेरी आने वाली जो किताबें हैं वो मेरे हाथ में हों, और उस समय आपसे मुलाकात हो तो और अच्छा लगेगा मुझे। और ये एक साधना है जिस पर जैसे जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी जो पिछली गज़लें थी, जब मेरी किताब छपने गई सर, तो प्रकाशक को मैंने लास्ट समय तक 15 गज़लें कटवा दी और उनको डिलीट भी कर दिया। यानी हमारा लिखा हमें ही कमतर लगने लगता है आने वाले समय के साथ साथ, और ये होना भी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं, हमने पहले जो कमज़ोर लिखा है, अगर वो हमें आगे चल के कमज़ोर नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम आज भी उसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तो ये जब मैंने फिर माया मृग जी बोधि प्रकाशन से वो किताब आई थी, उन्होंने ही मुझसे कहा कि भाई कब तक कटवाओगे, पहली पुस्तक है, इसे आने दो, वरना आप ऐसे करते रहेंगे तो ये पुस्तक आ ही नहीं पाएगी। और ये अच्छी बात है कि आप कटवा रहे हैं, पर ऐसा होता है जब आपकी तीसरी चौथी पुस्तक आएगी तो हो सकता है आपको ये पूरी पुस्तक की गज़लें ही व्यर्थ लगे। तो ये चीज़ें हैं। अश्वनी जी, जाते जाते एक और आप काव्य रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। 2-4 शेर मुझे याद आ रहे हैं, वही सुना देता हूँ इसमें। कि लाभ का हिस्सा बढ़ा जाता है जिन व्यापारियों तक, लाभ का हिस्सा बढ़ा जाता है जिन व्यापारियों तक, वे फटकते भी नहीं हैं खेत की उन क्यारियों तक। लाभ का हिस्सा बढ़ा जाता है जिन व्यापारियों तक, वे फटकते भी नहीं हैं खेत की उन क्यारियों तक। और वृक्ष के देवत्व को, हमारी संस्कृति में वृक्ष को देवता की उपाधि दी गई है, परंतु हम क्या से क्या हो गए कि वृक्ष के देवत्व को स्वीकार करके जो चला था, वृक्ष के देवत्व को स्वीकार करके जो चला था, वह प्रगतिरत आ चुका है लौह निर्मित आरियों तक। और वक्त रहते छोड़ दो कुंठा घृणा के रास्तों को, वक्त रहते छोड़ दो कुंठा घृणा के रास्तों को, अन्यथा ये ले चलेंगे मानसिक बीमारियों तक, अन्यथा ये ले चलेंगे मानसिक बीमारियों तक। और बड़ी विडंबना देखिएगा एक शेर में कि हमने, इसके दोषी भी हम हैं, हमारा समाज है, कि हमने उन हाथों में खंजर और तमंचे दे दिए हैं, हमने उन हाथों में खंजर और तमंचे दे दिए हैं जो पहुंचना चाहते थे रंग और पिचकारियों तक, जो पहुंचना चाहते थे रंग और पिचकारियों तक। और जो कि जलकर के अंधेरे को मिटाना जानती है, जो कि जलकर हर अंधेरे को मिटाना जानती है। आओ मिलकर ले चले उन मशालों को, चलो हम ले चलें चिंगारियों तक, उन मशालों को चलो हम ले चलें चिंगारियों तक। ये थे हमारे साथ साहित्यकार कवि अश्विनी त्रिपाठी जी। इन्होंने जो साहित्य लिखा उसके बारे में आप दर्शकों को बताया, उस
इनका साहित्य अनवरत जारी रहेगा, ऐसा इनका मानना है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।